वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग क्लास 10th, ठीक है, फिजिक्स का तीसरा चैप्टर यानी विद्युत धारा का कंप्लीट कंसेप्ट जो है यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप सभी को बता दिया जा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ से ये है कि विद्युत धारा चैप्टर जो है आपका, है ना, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर एक साल 15 से 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो यहाँ से हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये बताया और समझाया जाएगा, है ना, उस चीज के बारे में। ठीक है, आखिर कोई भी कंसेप्ट पढ़ते तो उस चीज के बारे में आपको मतलब एक्सप्लेन करके चीज़ों को समझाया जाएगा, है ना, किताब से हट के। ठीक है, और उसके बाद किताबी वाले चीज़ जो है वो भी बताया जाएगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उस चीज़ के बारे में इंडिकेट वहीं पे कर दिया जाएगा कि बाबू ये याद रख लो, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं विद्युत धारा चैप्टर को और समझते हैं कि आखिर ये विद्युत धारा क्या है और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए तो आगे समझते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ये बताओ, विद्युत धारा आपने नाम तो सुना होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विद्युत धारा का नाम कोई नहीं सुना हो। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का नाम नहीं सुना हो। क्योंकि अगर आज की दुनिया में अगर मान ले, अगर आज विद्युत धारा नहीं होता, यानी इलेक्ट्रिक करंट आज के दौर में अगर समाप्त कर दिया जाए, तो पूरी की पूरी दुनिया जो है वो 200 साल पहले में, है ना, पहले की तरह हो जाएगा। यानी कुछ भी ऐसा चीज है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना इलेक्ट्रिक करंट के चल ही नहीं सकता है। उसी चैप्टर के बारे में हम आज लोग डिटेल से जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप लोग को बता दें कि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर है इस वीडियो को शेयर करें। और पीडीएफ नोट आप सभी को बिल्कुल और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का इत्यादि का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए तो यहाँ सबसे पहले विद्युत, है ना, जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले विद्युत आवेश को हम लोग समझते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। आखिर ये दिख रहा है हमें, ये क्या है? तो भाई आपने जरूर देखा होगा, ठीक है, कहीं पे कोई वेल्डिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे ऐसे ऐसे करता है तो क्या होता है, मतलब बड़ा ही खतरनाक सा कुछ ऐसा आग की तरह निकलता है। ठीक है, वो मतलब ऐसा चिंगारी के टाइप में निकलता है। उसके बाद आप लोग कभी जो है दो तार को आपस में सटाए होंगे तो बड़ा एक खतरनाक सा चिंगारी निकलता है। वो किसके कारण होता है? विद्युत चार्ज के कारण, आवेश के कारण। ठीक है, उसके बाद कभी आकाश में बादल जब होता है, यानी कि जब वर्षा का समय होता है ना, गरजता है, तो वहां पे भी क्या होता है, आप देखे होंगे अक्सर बिजली चमकती है। आपने सुना होगा बिजली चमकती, वो वास्तव में ही बिजली ही है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही होता है, विद्युत आवेश के कारण ही होता है। तो चलिए समझते हैं यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे करके कि अब जो है आखिर ये किताबी लैंग्वेज में समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखिए, जो विद्युत आवेश होता है ये आखिर क्या होता है। यहाँ पे देखिए कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने का, यानी कि किसी वस्तु को, मान लो एक आपके पास कोई वस्तु है और आपके पास एक दूसरा भी वस्तु है, तो एक वस्तु जब दूसरी वस्तु को खींचने का, मतलब आप आपस में सटाने का और धकेलने का गुण होना, तो वो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, यानी कि विद्युत आवेश कहलाता है। या आप बोल सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि यानी वैद्युतिक आवेश पदार्थ वह भौतिक का गुण है जो पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बनाए रखने पर एक बल का अनुभव कराता है या बल का अनुभव का कारण बनता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ये आप लोग याद रख सकते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है जी। चलिए, तो उसके बाद आगे आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा, जैसे आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, है ना, एक पेपर का टुकड़ा लिया होगा छोटा सा, ठीक है, और आपने एक पेन लिया होगा, पेन पेन, ठीक है, जो आप लिखते हैं, और उसको बाल में रगड़ कर, कभी आपने ऐसा किया है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, है ना, बाल में रगड़ कर आपने ऐसे जादू दिखाया होगा कि देखो 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 ये पेपर को क्या कर रहा है, ये वो, मतलब हम जादू दिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ठीक है, और पेपर जो है वो पेन की मदद से उठ जाता था। बस वो किसके कारण होता है? वही आपका विद्युत चार्ज होता है, वही आपका विद्युत आवेश होता है। ठीक है, तो वही गुण हो जिसमें, वो आपका क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है, यानी कि विद्युत जो है आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। ठीक है जी। चलिए, तो शायद अब जो है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो आगे समझते हैं अब आखिर विद्युत आवेश के प्रॉपर्टी के बारे में, यानी गुण के बारे में। तो सबसे पहली बात कि आवेश का प्रवाहित का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन आता है। शायद अगर आपने क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, या केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, विद्युत आवेश का जो मुख्य कारण है ना, वो इलेक्ट्रॉन ही है। आखिर
ये हम जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु को धकेलता है, खींचता है ना, आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो ऐसा कुछ ना कुछ चीजें या ऐसा कोई ना कोई फैक्टर तो जरूर होगा ना जो ऐसा करवाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन करवाता है ना। ये बड़ा खचरा है, ठीक है। यही जो भी करवाता है यही करवाता है। विद्युत धारा का भी कारण इलेक्ट्रॉन ही बनता है, चार्ज का भी कारण इलेक्ट्रॉन ही बनता है। मतलब हर एक चीज में ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, ठीक है। जहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट का बात आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बात आएगा, तो ये याद रखिएगा, विद्युत आवेश प्रवाहित का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। चलिए, तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार से ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखना गोल गोल चक्कर लगाता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन ही होता है, जितने भी निगेटिव वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखिएगा निगेटिव चार्ज का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज का होता है, यानी माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ पे जो ये नाभिक है, बीच में नाभिक के अंदर क्या है? यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, जिसे आप पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि बाहर में जो है चक्कर लगाते रहता है ना, नाभिक के बाहर में चक्कर लगाता है, क्योंकि ये बड़ा मतलब हल्का सा है, ठीक है। जिधर मन होता है उधर घुस जाता है, इसीलिए जो है विद्युत आवेश का मुख्य कारण यही बनता है, ठीक है। चलिए, और जो चीज आप किसी के अंदर में फिक्स है वो तो नहीं ना बाहर जाएगा, तो यानी पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उस चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, और इसी के कारण ये जहां मन होता है वहां चला जाता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रमुख कारण बनता है, ठीक है जी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप लोग समझे कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक ना निगेटिव होता है। चलिए, तो यहाँ से आपसे एक चीज पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि विद्युत आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और नहीं भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है। तो विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सबसे पहली बात, पहला आपका होता है धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज आखिर कैसे होता है, तो याद रखिए कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह वस्तु धनात्मक आवेश होता है, यानी कि पॉजिटिव आवेश होता है। देखो होता क्या जनरली कि कोई भी वस्तु सबसे पहले न्यूट्रल अवस्था में होता है, ना उस पर कोई चार्ज होता है, ना उस पर कोई मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता, वो सीधा मतलब प्लेन सिंपल सा रहता है। लेकिन जब भी हम किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है, यानी मान लो किसी वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, या उसमें ऐसा कुछ करते हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है आपस में भटकने लगता है, इधर उधर जाने लगता है, यानी उस पर से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह ट्रांसफर होने लगता है, तब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है। जैसे ये मेरे पास, आपके पास यहाँ पे नाभिक है, ठीक है, और ये नाभिक अगर मान लो किसी दूसरे वस्तु से हम इसको रगड़ें या स्पर्श करवाएं, तो होगा क्या? यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है छितिर बितिर हो जाएगा, इधर उधर भागने लगेगा, है ना, डर से भाग जाएगा। तो डर से जब भाग जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की उस वस्तु पर कमी हो जाएगी, तो बचेगा क्या? तो बचेगा आपका प्रोटॉन, है ना। बचता इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में आपका प्रोटॉन बचता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज वहां से तो निकल गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, अब आता है आपका सेम इसका उल्टा, यानी ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज। तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वह वस्तु ऋणात्मक आवेश कहलाता है, यानी कि सेम इसका अपोजिट। अब क्या होता है कि मान लो कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसको रगड़ने पर हो मतलब इलेक्ट्रॉन गया नहीं, अब आ ही गया, मतलब दूसरे वस्तु पर से उस पे आ गया। अब बताओ, कहीं से इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे वस्तु पे गया, एक पे मतलब गया, एक से दूसरे, दो वस्तु को रगड़े होंगे, एक पे से दूसरे पे गया, जिस पे से गया होगा यानी जिस पे कमी हुआ होगा, वो तो अभी जस्ट बताए यहाँ पे कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि विद्युत धनात्मक आवेश हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब कमी हुआ होगा तो जरूर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा, इसका मतलब निगेटिव चार्ज क्या होता होगा? बढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक आवेश यानी निगेटिव चार्ज। तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो वह वस्तु आपका ऋणात्मक आवेश कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपका चार्ज का टॉपिक जो है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। और अगर आप चार्ज के बारे में अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो आप विद्युत धारा भी आसानी तरीका से समझ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहला यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है ना, 100% इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से, आपके एग्जाम में आना आना तय है, ठीक है, कि समान प्रकार का आवेश जो है वो प्रतिकर्षित करता है। यानी कि जब समान आकार का प्रकार का कहने का मतलब हुआ कि या तो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या तो चार्ज निगेटिव निगेटिव होगा। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इन दोनों की वजह से जो यहाँ पे ये रेखा बन रहा है, यानी कि विद्युत चार्ज का रेखा बनता है, ये आपस में देखिए एक दूसरे को धकेल रहा है, यानी ये जो लाइन दिखा रहा है, ये लाइन क्या दिखाता है? विद्युत आवेश के बल के बारे में दिखाता है। तो ये बल देखो, जब एक दूसरे के पास में लाया जाता है तो एक दूसरे को धकेलता है, यानी कि पास में आना चाहिए लेकिन पास में नहीं आ रहा है, जबकि जैसे ही हम इन दोनों को पास में लाते हैं, यहाँ पे देखो दोनों दूर भाग रहा है, ठीक है,
भाग रहा है ना दूर, यहाँ पे देखो दोनों दूर भाग रहा है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज सेम है। तो याद रखिएगा, जब समान प्रकार का आवेश हो, यानी कि चार्ज का नेचर सेम हो, यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो या नेगेटिव नेगेटिव ही हो, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे से दूर धकेलेगा। ठीक है। अब बताओ, जब मतलब कभी भी, अब क्या कहते हैं कि अब ऐसा हो सकता है कभी भी कि मतलब शेर के झुंड में कभी लोमड़ी रह सकता है? नहीं ना रह सकता है जी। तो नहीं रह सकता है तो ऐसा ही होता है। तो जब दो या फिर दो शेर के बीच में दो शेर रह सकता है? नहीं रह सकता है। ठीक है। यहाँ पे क्या समझ में आता है कि जब दो शेर यहाँ पे मतलब एक साथ आ जाए तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए एक जंगल का राजा जो होता है वो कोई एक ही होता है। ठीक है। तो एक ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आपस में एक साथ नहीं रह सकता, याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो समान प्रकार का आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद सेम इसका उल्टा होगा, याद रखिएगा कि असमान प्रकार का आवेश जो है वो क्या करती है, आकर्षित करती है। अगर एक कोई चार्ज है आपके पास पॉजिटिव, एक जो चार्ज है निगेटिव, यानी कि कोई वस्तु, जैसे आप पेन और पेपर का एग्जांपल आपने समझा होगा। जैसे पेन को हम लोग रगड़ते हैं अपने बाल में, तो एक पेपर को उठाते हैं तो क्या होता है, पेपर उसके माध्यम से उठ जाता है। इसका मतलब होगा कि जरूर पेन के पास पॉजिटिव, मतलब अगर पॉजिटिव हो और पेपर के पास निगेटिव होगा, तब आपस में जाके चिपकता होगा, या उसके पास निगेटिव हो उसके पास पॉजिटिव हो, मतलब सेम नेचर का नहीं होना चाहिए, विपरीत नेचर का होना चाहिए, तब जाके आकर्षण करती है। तो ये सबसे खास दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को याद रखिए, 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और निश्चित ही पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अब यहाँ से शुरू होता है। ये वो जितने भी बात देते हैं आपके समझने के लिए थे, और इम्पोर्टेंट वो भी थे, लेकिन यहाँ से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से आ जाता है। सबसे पहला कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है। यानी विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, यानी कि विद्युत आवेश कितना है। अब बताओ, हमने पढ़ लिया विद्युत आवेश, लेकिन उसको मापने वाला भी तो कोई होना चाहिए कि भाई कितना आवेश है ना। पढ़ लिए कि इतना, लेकिन कितना। तो उसी चीज को नापने के लिए कुलाम नामक वैज्ञानिक ने जो है वो चार्ज को मापा, और उसका जो, अब जो व्यक्ति किसी भी चीज का खोज करता है उसी के ऊपर नाम पड़ जाता है, उसी का नाम है ना। तो इसीलिए जो विद्युत आवेश के बारे में जानकारी दिया, विद्युत आवेश के बारे में समझा, तो इस हिसाब से उसने जो है उसका एसआई मात्रक बना दिया गया कि कुलाम जो है वो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कुलाम होता है, जिसको हम सी से भी डिनोट करते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि आखिर कुलाम होता है, आखिर क्या होता है, नहीं होता, आगे देखो। अब है कि एक कुलाम, आखिर एक कुलाम, सबसे पहले अगर कुलाम है, एक कुलाम हुआ होगा, 2 कुलाम हुआ होगा, 3 कुलाम हुआ होगा, चार्ज तो ऐसे ही होगा ना। तो अब होता होगा, तो सबसे पहले ये भी तो हमें पता है कि चार्ज का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन है। आखिर कितने इलेक्ट्रॉन को एक साथ किया जाए कि 1 कूलाम चार्ज बनेगा, या फिर 1 कूलाम अगर हम मान लें तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 1 कूलाम बराबर, याद रखिएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 8 है ना, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये चीज भी याद रखना है। उसके बाद अब आता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, यह तो 1 कूलाम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अब जो है हम लोग समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 है ना कूलाम आवेश होता है। और ये आपको याद रखना है अच्छे तरीका से, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में ये चीजें पूछे जाएंगे कि 1 कूलाम है ना, 1 कूलाम में कितना होता है ये भी पूछा जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश होता है ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ से आपका आता है अगला चीज कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। शायद ये आपके एग्जाम में पूछा ना भी जाए, लेकिन आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का वजन बोल सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल लफ्जों में समझे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 की पावर-31 किलोग्राम होता है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद सेम देखिए होता क्या है, आप प्रोटॉन के बारे में भी समझते हैं।
तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है ना सेम क्योंकि हम जानते हैं, देखो वास्तव में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो पॉजिटिव चीजें होंगी ना, वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपका प्रोटॉन होता है, और जो नेगेटिव होगा वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वास्तव में सारे चीजें सेम ही है ना, लेकिन बस कुछ ही का डिफरेंस है। वो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव का चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास धनात्मक चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव का चार्ज होता है। सेम यहाँ पे देखो, तो प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको याद रखना है। अब आता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, यानी मास। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6726 इंटू 10 की पावर 27 kg होता है। तो ये बताओ, अब यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आप लोग याद रख सकते हैं। और इसके बाद आता है न्यूट्रॉन, क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है नाभिक के अंदर में स्थित रहता है, और प्रोटॉन जो है वो क्या रहता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज वाला चक्कर लगाते रहता है चारों ओर। ठीक है, और कोई भी वस्तु अगर आवेशित है, इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी वस्तु, सॉरी कोई भी वस्तु न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की भी संख्या और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या समान होगी, तभी तो जाके मतलब प्लस और माइनस जाके इक्वल होता होगा, यानी शून्य हो जाता होगा। और उसी शून्य चीज का नाम दिया जाता है न्यूट्रॉन। मतलब जिस पे शून्य आवेश होता है वो आपका क्या होता है, तो न्यूट्रॉनिक है ना नेचर का होता है, यानी उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। तो याद रखिए, और न्यूट्रॉन के पास कितना आवेश होता है, तो शून्य आवेश होता है, यानी ना उसके पास कोई प्लस का चार्ज होता है ना उसके पास कोई माइनस का चार्ज होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए तो उसके बाद यहाँ से शायद आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 27 kg होता है, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 27 kg क्या है, मतलब कि 1.6 तो हुआ, और बट्टा में जो है वो 10 पे कितना जीरो, 27 को जीरो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता था, 9.1, और बट्टा पे जो है ना क्या को जीरो, 31 था, तो 31 को जीरो। अब जो इतना जितना आता है तो वही आपका चार्ज होता है। तो ये बहुत मतलब बहुत ही कम होता है, यानी ये जो चार्ज होता है ना बहुत अपने आप में समझिए बहुत कम होता है, बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज। ठीक है, चलिए तो उसके बाद यहाँ से शायद आप लोग जो है विद्युत चार्ज के बारे में अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो अब आता है आखिर चालक, यानी जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा यहाँ से, है ना, कि चालक किसे कहते हैं, यानी कंडक्टर किसे कहते हैं, आप परिभाषा लिखें, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये चीज आपको समझना पड़ेगा जी कि आखिर चालक क्या होता है। अब बताओ, हमने सबसे पहले पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, है ना, और विद्युत आवेश के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा कैसे होता है क्या होता है। लेकिन पढ़ लेने से क्या होगा, है ना, पढ़ लेने से क्या होगा, आपको जानकारी मिल गया, सारी चीजें हो गई। लेकिन अब ये बात बताओ, अगर आपने पढ़ लिया तो चालक आखिर क्या होता है। तो चालक देखो, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो उसको ले जाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, उसको ले जाने वाला भी कोई तो होना चाहिए। तो कोई मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, जो चार्ज को ले जाता है, जिसके माध्यम से चार्ज जाता है ना, वही आपका चालक कहलाता है, यानी कंडक्टर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे वही बात यहाँ से लिखा गया है कि चालक क्या होता है, यानी कंडक्टर क्या होता है। तो वे पदार्थ जो विद्युत आवेश को आसानी से प्रभावित कर देने हो, है ना, कर देते हैं, या इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो चालक कहलाता है। सिंपल सी बात है। कोई भी ऐसा चीज, ठीक है, कोई भी ऐसा वस्तु या कोई भी ऐसा पदार्थ आप बोल सकते हैं जिसमें विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से प्रवाहित हो जाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब बताओ, अगर आपके पास यहाँ पे एक बैटरी है छोटा सा, तो आप क्या करते हो, कोई रस्सी लेते हो और यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हो, तो क्या रस्सी से बल्ब जल जाता है, नहीं जल जाता है ना। इसके लिए हम कॉपर का वायर लेते हैं, अल्युमिनियम का वायर लेते हैं, ठीक है, लोहा का वायर लेते हैं, मतलब कोई भी चीज ऐसा लेते हैं जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रभावित कर देते हैं, है ना, आसानी से हो जाता है, वो चीजें आपका कंडक्टर कहलाता है। याद रखिएगा, वे पदार्थ जो विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित कर देते हैं या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, जो भी चालक होते हैं ना, जैसे आपका कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो ये सभी चीजें क्या है, आपका विद्युत का चालक है, यानी आवेश को आसानी से प्रवाहित करने देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने देते हैं। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि मतलब बेफालतू का इलेक्ट्रॉन इसमें भरा रहता है, कुछ कुछ के भरा रहता है। तो होता क्या है कि अब मान लो कुछ कुछ इसमें ऑलरेडी भरा हुआ है, और दूसरा कोई वस्तु है ना, जो मान लो आपके पास बैटरी है, बैटरी के अंदर चार्ज भरा हुआ है,
अब जैसे ही इसको हम कनेक्ट करेंगे ना, तो इसका जो यानी कॉपर का या एल्युमिनियम का या चांदी का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें ऐसे कनेक्ट हुआ और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से ये पावर दिया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आगे से निकलने लगेगा और यहाँ पे जो बल्ब है ना, उस बल्ब में जाएगा और वो बल्ब फिर आपस में जलने लगता है। ठीक है, चलिए तो ऐसा कुछ होता है जी। चलिए इसके बाद यहाँ से समझते हैं, अब आता है आपका कुचालक, जिसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं। तो आप यहाँ से इंसुलेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंसुलेटर क्या होता है। तो वे पदार्थ जो विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं करने देते हैं या बहुत कम ही प्रवाहित करने देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम या शून्य होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। इन्हें सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो कुचालक वो होते हैं जिसमें मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में प्रवाहित नहीं हो सकता है या एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, विद्युत धारा गमन नहीं कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अब बताओ, है ना, कोई भी तार के ऊपर रबर लगा दिया जाता है ना, या प्लास्टिक लगा दिया जाता है, क्यों? ताकि हमें करंट ना लगे, क्योंकि हमारे शरीर अगर किसी चीज को छूती है, करंट वाली चीज को, तो हमें झटका महसूस होता है। तो कवर उस ऊपर से क्यों लगाया जाता है? ताकि हमें झटका ना लगे, सेफ्टी रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रभावित नहीं करने देता है, विद्युत धारा का प्रभावित नहीं करने देता है, क्योंकि ये इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कांच हो गया, है ना, लकड़ी हो गया यानी कि वुड्स हो गया, ठीक है, सूती कपड़ा हो गया, ये सभी चीजें क्या है, ये कुचालक है। ये विद्युत धारा को प्रभावित नहीं करने देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रभावित नहीं करने देते हैं। ये सभी चीजें आपका क्या कहलाता है, ठीक है, इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है जी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चालक और अचालक के बारे में समझ गए होंगे, यानी इंसुलेटर और कंडक्टर को आसान तरीका से समझे होंगे। अब आता है यहाँ से आपका अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। अब ये क्या होता है अर्धचालक यार? देखो अर्धचालक क्या होता है, अब कुछ वस्तु ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जिसमें चार्ज गमन करे, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, नगण्य अवस्था में, थोड़ा ही थोड़ा, उसको हम लोग कह देते हैं अर्धचालक। तो यहाँ पे याद रखिए कि वे पदार्थ, है ना, चालक और कुचालक के बीच में होते हैं, यानी अर्धचालक जो है चालक और कुचालक के बीच में होते हैं, मतलब कुछ कुछ करने देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, पूरा नहीं। और शुद्ध अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन डोपिंग करने पर चालकता बढ़ जाती है। कहने का मतलब होता क्या है, शुद्ध अवस्था में कुचालक होते हैं। कोई भी सेमीकंडक्टर मेटल होगा, उसका ये खास गुण होता है कि शुद्ध अवस्था में अगर रहता है तो वो कुचालक होते हैं, मतलब उसमें तब इलेक्ट्रॉन नहीं गमन कर सकते, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। लेकिन अगर डोपिंग कर दिया जाए, मतलब कुछ चीजें उसमें मिला दिया जाए, मतलब कुछ मिक्सचर कर दिया जाए, ठीक है, तब जाके वो अर्धचालक का काम करता है। सोचिए, पहले वो इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ चीजें मिला दिया जाए, तब जाके वो क्या कहलाता है, आपका अर्धचालक यानी डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसा हो उसमें जो है ना चालकता बढ़ा दी जाती है। जैसे अर्थिंग पहले के जमाना में चलता था, तो अर्थिंग में हम लोग पानी डाल देते थे तो क्या होता था, वोल्टेज बढ़ जाता था ना। तो उसी प्रकार से, है ना, जब शुद्ध अवस्था में सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाती है, जैसे कोई अन्य तत्व मिला जाए, जैसे यहाँ पे देखो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, गैलियम ऑक्सीनाइड है, तो ये सभी चीजें आपका क्या कहलाता है, तो अर्धचालक कहलाता है, यानी कि सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे उदाहरण भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड ये सब क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। कुछ ही मात्रा जो है वो आर पार जाने देते हैं इस साइड से इस साइड, ठीक है जी। चलिए, और ये डोपिंग वोपिंग क्या होता है, तो ये अभी आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप इतना ही समझो कि कुछ ऐसे चीजें जो शुद्ध है ना, तो उसमें कुछ मिला दिया जाता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में कुछ ऐसा चीजें मिला दिया जाएगा, तो जिससे क्या होता है, उसकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है, जो आप क्लास 12 के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो उसके बाद यहाँ से इतना ही आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब आता है आपका विद्युत धारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सबसे पहले बताएंगे कि क्या आप सभी विद्युत धारा चैप्टर है ना, सॉरी, विद्युत आवेश के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप समझते हैं विद्युत धारा के बारे में, आखिर ये विद्युत धारा अब क्या होता है। तो सबसे पहले विद्युत धारा देखिए क्या होता है। जैसे हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, तो देखिए विद्युत धारा एकांक समय में, मतलब कोई एक समय में, मतलब मान लो 1 सेकंड का मेरे पास समय है, ठीक है, तो एक समय में यानी 1 सेकंड यानी सबसे कम समय में, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र यानी चालक से, कहीं कोई भी तार से, चालक का मतलब कोई भी तार से, है ना,
विशेष क्षेत्र जिसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्षेत्र का मतलब एरिया होता है। तो किसी विशेष चालक के चाहते मतलब कोई भी ऐसा तार ले लो जिसमें कुछ न कुछ तो क्षेत्रफल होगा ही, ठीक है, उससे प्रवाहित आवेश के परिणाम को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि एकांक समय में मतलब 1 सेकंड में किसी तार के अंदर से जितना विद्युत आवेश प्रवाहित होता है ना, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मान लो 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो हम बोलेंगे कि विद्युत धारा आपका कितना है, 1 एम्पियर का है। और ये एम्पियर क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है जो आगे समझेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ से आप लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, ये परिणाम का मतलब होता है कितना, ठीक है, कोई चीज कितना है। उसके बाद या तो आप बोल सकते हैं कि या विद्युत आवेश के प्रवाह यानी फ्लो की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा, कोई तार के अंदर से विद्युत आवेश प्रवाह करता है ना, उसी उसके दर को यानी उसके रेट को, यानी कि किसी समय में कितना विद्युत आवेश जो है वो प्रवाह करता है, कितना निकल जाता है तार के अंदर से, वो आपका क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे। देखो, अगर आपने विद्युत आवेश समझ गया तो अब यहाँ पे विद्युत धारा समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सा है, कोई तार के अंदर कितना आवेश प्रवाह करता है वही आपका विद्युत धारा कहलाता है। चलिए, तो यहाँ से अब आगा, यहाँ से आपके आगे की टॉपिक आता है सबसे पहले कि विद्युत धारा की दिशा जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होता है। ये सबसे खास बात है, आपके लिए याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो आपके पास कोई सर्किट है यानी कोई तार है, ठीक है, कोई तार है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ से आपके पास मान लो कोई ऐसा है ना, यहाँ पे डीसी वोल्टेज सोर्स यानी यहाँ पे एक हम बैटरी लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्लस माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये बैटरी लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर दिशा यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा मान लो इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो आपका जो यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा होगा सेम इसका उल्टा होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो की दिशा ये हरा वाला है, हरा वाला इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, यानी यहाँ पे लिखा भी है इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर ऐसे कर रहा है ना, यानी कि इस दिशा में कर रहा है, इस दिशा में, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे 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 करके आया, ठीक है, पॉजिटिव से हो निगेटिव से निकला, ऐसे ऐसे करके पॉजिटिव की ओर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कैसे जाएगा, तो पॉजिटिव से लेकर ऐसे ऐसे करके निगेटिव की ओर जाएगा। ये जो है विद्युत धारा की खास गुण होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा को हम किस चीज में व्यक्त करते हैं, किस चीज से मापते हैं। तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से मापते हैं। किस चीज से मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एम्पियर होता है। ये एम्पियर मतलब मापते हैं यार। और किस, अब यहाँ से आता है अगला टॉपिक, यहाँ से देखिए कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हम मापते हैं एम्पियर में, लेकिन मापने वाला भी तो कोई होना चाहिए, कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए। आपने इस डिवाइस को अवश्य कहीं ना कहीं देखा होगा। देखिए, ये होता है आपका अमीटर। तो इसी से हम लोग विद्युत धारा है ना क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ से जरूरी आएगा मेरे दोस्त, जितना बता दिया ना उतना याद कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी आपको कभी भी नहीं होगा। तो अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं, और किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी मेन तार, हमेशा याद रखिए अमीटर जो है वो सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी श्रृंखला में जोड़ा जाता है। जैसे आपके घर में 2 तार आता होगा, ऐसे सीरीज में पैरेलल में आता होगा, तो इसको हम पैरेलल में नहीं लगाते हैं। इसमें से जो 2 फेज निकलेगा ना, इसमें से जो 2 फेज निकलता होगा, तो इन दोनों फेज को यहाँ पे बीच में से काट कर देते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे मेन तार है, ये आपका मेन है, तो मेन मेन वायर को बीच से काट देते हैं, एक इसमें जोड़ देते हैं और एक इसमें जोड़ देते हैं, तभी विद्युत धारा को हम माप सकते हैं। याद रखिएगा, अमीटर को विद्युत धारा मापने के लिए श्रृंखला में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो कैसा जोड़ा जाता है जी, यहाँ पे वैसे नोट में लिखा होना चाहिए, अमीटर को किसमें, तो विद्युत सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अगर कुछ चीजें छूट जाता है तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बाकी हर एक चीज बता दिया जाएगा आपको, कोई से कहीं से भी कोई भी परेशानी आपको यहाँ से नहीं होगा। चलिए, अब आता है यहाँ से कि 1 एम्पियर धारा क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए या फिर 1 एम्पियर धारा क्या होता है, यानी 1 एम्पियर का करंट कितना होता है, क्योंकि कोई भी चीज एक से ही शुरू होता है। तो मान लो कि यार एम्पियर, हम जानते हैं कि विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं, तो आखिर 1 एम्पियर क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं, तो बाकी की चीजें अपने आप समझ जाएंगे। देखो, होता क्या है,
जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे दोस्त किसी तार के अंदर अगर 1 कूलाम आवेश, ठीक है, प्रवाह अगर 1 सेकंड के लिए होता है, यानी प्रति सेकंड का मतलब कितना होता है 1 सेकंड, यानी कि प्रत्येक 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाह हो रहा है, और 1 कूलाम में हम जानते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में अगर किसी वायर के अंदर से प्रभावित होता है, तो हम बोलेंगे उस वायर में जो है इलेक्ट्रिसिटी कितना है, तो 1 एम्पियर है, यानी 1 एम्पियर करंट जो है वो जा रहा है। बस सिंपल सा बात है, इसी को कहते हैं विद्युत धारा, या इसी को कहते हैं 1 एम्पियर धारा, है ना। तो यहाँ पे आप याद भी रख सकते हैं 1 एम्पियर बराबर क्या होता है ना, 1Q बट्टा 1S, मतलब इसी को कहते हैं, यानी 1Q बट्टा 1S का मतलब ही तो रहता है प्रत्येक सेकंड। देखो 1 सेकंड में 1 एम्पियर आवेश जो है वो प्रवाहित होता है, ये आपका विद्युत धारा कहलाता है। चलिए अब आपको याद रखिएगा, तो यहाँ से आपका एक चीज समझ में आता है कि देखो अगर 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर बराबर क्यू बटा सेकेंड, तो ये भी तो एक मात्रक ही हुआ ना। तो यहाँ से याद रखना है आपको कि विद्युत धारा का एक मात्रक है ना कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है, तो अगर एम्पियर होता है तो एम्पियर भी होगा, और इसी चीज को क्या कहा जाता है, कूलाम प्रति सेकंड कहा जाता है। तो कूलाम प्रति सेकंड को ही हम एम्पियर कहते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद कुछ चीजें और है ना, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा यहाँ से कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर करंट कितना होता है, तो 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है, यानी कि 1 बट्टा में 1 10, ठीक है, 10 पे 3 0, यही तो आपका होता है ना 10 की पावर -3। अब बताओ ये एम्पियर कितना होता है, ये बहुत छोटा होता है। तो ये मिली एम्पियर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, आपने छोटा छोटा बल्ब देखे होंगे, एलईडी का बल्ब, ठीक है, या जो दीपावली में हम लोग छोटा छोटा मरकरी जो लाइट जलाते हैं उसमें मिली, या फिर आप छोटा छोटा जो ललका बल्ब सब होता है, पीला कलर का बल्ब, हरा कलर का बल्ब, है ना, जगमग जगमग करता है, तो वो सब मिली एम्पियर में यूज होता है, यानी बहुत छोटा करंट लेता है, ठीक है। उसको मापने के लिए हम लोग मिली एम्पियर का प्रयोग करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ यार 1 मिली एम्पियर करंट कितना होता है, तो याद रखिएगा 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। अब आता है एक चीज और सिमिलरली इसी प्रकार से, अब एक है ना माइक्रो एम्पियर कितना होता है, तो याद रखिए 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है, यानी 1 के बट्टा में 10 पे 6 को 0, वही आपका जितना भी आएगा वो आपका मैक्रोन के बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो अब आगे समझते हैं हम लोग विद्युत धारा का मान, आखिर विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इस पार्ट को खत्म कर देंगे और अगले पार्ट को शुरू करेंगे। चलिए यहाँ से देखिए, तो अब क्या आता है यहाँ से विद्युत धारा का मान, आखिर हम विद्युत धारा का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ से। तो विद्युत धारा का मान हम लोग कैसे बनाते हैं, याद रखिएगा कि यदि किसी चालक में, यानी चालक का मतलब तार में, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब उस तार की मोटाई कितनी है और लंबाई कितनी है, यानी L कितना है, से t समय में कुल आवेश प्रवाहित होता है, तो अगर मान लो हमको विद्युत धारा का मान निकालना है, तो एक तार लिए, मतलब एक चालक लिए, ठीक है, उसका जितना भी क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जितना भी क्षेत्रफल होगा, तो हमने क्षेत्रफल को a मान लिया, और लंबाई मान लिया कि तार का लंबाई L है, ठीक है, और समय t से, मतलब t सेकंड से जो है वो कुल आवेश जो है वो q प्रवाहित होता है, तो इसका रिलेशन आखिर कितना होगा, याद रखिएगा। तो विद्युत धारा अगर हम विद्युत धारा को I मान लेते हैं, तो कुल आवेश कितना होगा, Q होगा, यानी कि आवेश बट्टा समय, यही आपका विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, डिफिनीशन भी आपको याद रखना है, विद्युत धारा का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट a के और लंबाई L से t समय में कुल आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद रखना है ना, आवेश बट्टा समय। तो विद्युत धारा को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आवेश बट्टा समय, यानी जिसे हम I बराबर Q बट्टा T भी कहते हैं, I बराबर Q बट्टा T भी कहते हैं। बाकी यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है जी। चलिए तो इसी से यहाँ से रिलेशन आता है कि देखो यहाँ पे लिखा भी है वैसे, I बराबर Q बट्टा T, और देखो अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको करंट दे दे, है ना, यानी विद्युत धारा दे दे, समय भी दे दे, और आपसे विद्युत आवेश ही पूछी जाए, तो क्या कीजिएगा, तो यार सिंपल है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या करना है, तो हम जानते हैं कि I बराबर Q बट्टा T होता है, ठीक है। तो अगर हमको Q निकालना है तो I को इधर भेज दो, बटा किस बराबर किस साइड भेज दो, इसको इस साइड भेज दो, तो Q बराबर यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आता है, I है ना, सॉरी यहाँ से
सॉरी एक मिनट, हाँ था यहाँ पे आई बराबर क्या था, क्यू बटा टी था। तो यहाँ पे क्या करना है, तो देखो तो यहाँ पे क्यू निकालना है ना, तो क्यू निकालना है तो टी बट्टा में है, तो इसको आई से इधर मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि बराबर किस साइड भेजेंगे, तो ये गुना में है यानी बट्टा में, तो ये इसके गुना में आ जाएगा, नहीं भाग में है तो गुना में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आई गुने टी हो जाएगा, तो यानी क्यू बराबर कितना निकल के आता है, आई गुने टी निकल के आता है। तो याद रखिएगा कभी भी क्यू आपसे पूछे, यानी कि अगर कभी भी आपसे आवेश निकालने के लिए पूछे तो विद्युत धारा गुने हम समय करेंगे, विद्युत धारा कितना दिया है और समय कितना दिया है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका विद्युत आवेश निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है ऐसे नोट में कि विद्युत धारा I और समय t में कुल आवेश Q के निकालने के लिए Q बराबर IT का उपयोग करेंगे, ये आपको लिख दिया गया है। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ से आपका जो है ये विद्युत धारा का टॉपिक जो है वो समाप्त होता है, लेकिन चैप्टर नहीं समाप्त होता है, विद्युत धारा का जो मेन टॉपिक था वो समाप्त होता है। बाकी ये चैप्टर लास्ट तक बड़ा लंबा चैप्टर है यार, एक दिन में समाप्त भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, एक कूलाम आवेश तथा 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है कि 1 कूलाम आवेश मैंने Q बराबर 1 लेंगे, 1 सेकंड में प्रवाहित होता है यानी T बराबर 1 सेकंड लेंगे, और I बराबर हम जानते हैं Q बटा 1। तो यहाँ पे कितना आता है, Q की जगह पे भी 1 रखेंगे, S की जगह पे 1 रखेंगे, 1 गुने 1 बटा 1 गुने 1 कितना आएगा, 1 एम्पेयर आएगा। बस निकल गया, ऐसे ही निकालना है। उसके बाद चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ से अच्छा सा क्वेश्चन देखो, क्या है ना कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से अगर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है तो परिपथ में है ना प्रवाहित कुल विद्युत आवेश का परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। यानी कितना विद्युत आवेश निकलता है उस वो आपको ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, क्यों निकालना है आपको बताओ। तो आपके पास क्या क्या दिया गया है, देखो आपके पास दिया गया करंट जो कितना है 0.1 एम्पियर है, और टाइम देखो यहाँ पे आकर ये 600 सेकंड क्यों आया, याद रखिएगा ये मिनट में दिया है, और कभी भी मतलब पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको याद रखना है समय कुछ भी में दिया हो, चाहे वो घंटा में दिया हो, दिन में दिया हो, या आपको मिनट में दिया हो, उसको कन्वर्ट करना है हमेशा सेकंड में। ठीक है, हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना, तभी जाके आपका सही आंसर आएगा। ठीक है जी, चलिए क्योंकि प्रति सेकंड का बात होता है, आपने पढ़ा है। तो हम टी को क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में जो है 10 गुने 60 बराबर 600 सेकंड हुआ। अब 600 सेकंड के लिए जो है 0.5 एम्पियर करंट प्रवाहित होता है, तो आसानी से हम लोग फार्मूला लगाते हैं और निकालते हैं। यहाँ पे क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई गुने टी का उपयोग करेंगे, 0.5 गुने 600 मतलब कितना निकाला, 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2 करेंगे। ठीक है, गुने 600, अब बताओ 300 कूलम आएगा ना, इतना तो आसान सा बात है यार। तो यहाँ से 300 कूलम आ जाता है। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन यानी और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से होगा ही। ठीक है, उसका भी PDF आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग बस टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हाँ ठीक है जी, तो चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट अगले क्लास में आपको चीज़ें समझा दिया जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ना तो फिर आपको भी देखने का मन नहीं करेगा, इसलिए पार्ट 1 में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पार्ट 1 यहाँ से समाप्त होता है। कल जो है हम लोग यानी अगले वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 लेक्चर से हम लोग विद्युत धारा का नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने वाले हैं जी। तो कैसा लगा आप लोग वीडियो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है जी, चलिए चैनल पे नए आए हैं तो आपके लिए स्वागत है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।